Hello all, welcome to part 2 of biotechnology and its application chapter. हम previous part 1 में already देख चुके हैं in the field of medicine applications of biotech and उनमें हम 4 examples देखे थे and the 4 examples were how did we produce insulin by using RDT, how did we use gene therapy, how did we make monoclonal antibodies and vaccines. उन्हीं में एक स्लाइड में हम लोग देखे थे दैट देयर वर टोटल 30 थेरापेटिक्स ग्लोबली जिसमें से 12 अप्रूव्ड है इंडिया में. सो वो 12 थेरापेटिक्स जो अप्रूव्ड है इंडिया में वो यहाँ पे दिया है. क्विकली इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो. जैसे यहाँ ये पहला एग्जांपल दिया है इंसुलिन जो डायबिटीज ट्रीटमेंट के लिए हम बनाते हैं, एरिथ्रोपोएटिन जो अनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए हम बनाते हैं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन के लिए बनाते हैं एंड सो ऑन. जो भी 12 थेरेपेटिक्स इंडिया में अप्रूव की गई है वो यहाँ मैंने अटैच कर दिया है. काइंडली टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दैट एंड मेक श्योर टू रीड दैट वंस. हमारी एनसीईआरटी इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करती है सो वी वोंट ऑल्सो गो इनटू मच ऑफ डिटेल्स बट येस फॉर नॉलेज पर्पस एक बार इसको रीड कर लेना. हेंस टेक दिस स्क्रीनशॉट. लेट्स मूव अहेड. नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दी सेकेंड फील्ड. सो फर्स्ट फील्ड मेडिसिन हमारी हो चुकी है. नाउ वी आर मूविंग टू सेकेंड फील्ड एंड द थर्ड फील्ड इज एग्रीकल्चर. सेकेंड फील्ड जो है वो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है. हमें कोई भी बीमारी को डायग्नोस करना होगा तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. अब अर्ली डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप जितना जल्दी डायग्नोस करोगे उतना जल्दी ट्रीटमेंट चालू करोगे, उतना जल्दी आप क्योर हो जाओगे. जितना लेट डायग्नोस होगा उतना ही लेट कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं जस्ट बिकॉज वो पैथोजन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करके उसने अपना पॉपुलेशन बढ़ा लिया होगा. सो अर्ली डायग्नोस जितना अच्छे से करोगे उतना जल्दी जल्दी आप लोग ठीक भी हो सकते हो. तो अर्ली डायग्नोसिस होता कैसे है? बेसिकली डायग्नोसिस जो है वो 2 मेथड से होता है. पहली मेथड है कन्वेंशनल मेथड्स जो कि अपनी ट्रेडिशनल टेक्निक्स है एंड दूसरी अपनी मॉडर्न मेथड्स है. मॉडर्न मेथड का ही बेनिफिट ये है कि हमें अर्ली डायग्नोसिस करने को मिल सकता है. कन्वेंशनल मेथड या हमारी ट्रेडिशनल मेथड्स क्या है? तो सिंपली कोई इंसान बीमार पड़ता है, पेशेंट बीमार पड़ता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है. डॉक्टर उसे ब्लड, सीरम या यूरिन, स्टूल सैंपल एनालिसिस करने को कहते हैं. बट ये कब होता है? जब उस पेशेंट को सिम्टम्स दिखे तब वो डॉक्टर के पास गया एंड देन डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किए ये सारे टेस्ट करने के लिए. इसका मतलब है इन्फेक्शन इज सस्पेक्टेड आफ्टर इट प्रोड्यूसेस सिम्टम्स एंड एक बार सिम्टम्स बन चुके हैं इसका तो बेटा ये मतलब है ना पैथोजन इज ऑलरेडी इन हाई कॉन्सेंट्रेशन. तो ये अर्ली डायग्नोसिस थोड़ी हुआ. अर्ली डायग्नोसिस तो वो है ना जो पैथोजन लो कॉन्सेंट्रेशन में है फिर भी हमने डायग्नोस कर लिया दैट आवर बॉडी हैज दैट पैथोजन. तो मॉडर्न मेथड्स हमको ये हेल्प करती है. जैसे मॉडर्न मेथड्स में पीसीआर है, अलाइजा है एंड आरडीटी है. पीसीआर विच वी हैव ऑलरेडी टेकन, विच वी हैव ऑलरेडी सीन इन डिटेल इन द प्रीवियस चैप्टर. फिर भी एक क्विक गो थ्रू कर लेंगे हम पीसीआर से. अलाइजा एंड आरडीटी ये तीनों टेक्निक्स हमें हेल्प करती है टू डायग्नाइज अर्ली एंड दिस ऑल 3 आर कंसिडर्ड अंडर मॉडर्न मेथड्स. नाउ व्हाट इज पीसीआर? पीसीआर का फुल फॉर्म ही है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो मल्टीपल कॉपीज बनाता है डीएनए फ्रैगमेंट्स का इन विट्रो. बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन इन विट्रो हमारे बॉडी में जो होता है नेचुरली उसे हम डीएनए रेप्लिकेशन इन वीवो कह सकते हैं और जो हम बॉडी के बाहर करते हैं लैब में करते हैं उसे हम डीएनए रेप्लिकेशन इन विट्रो कह सकते हैं. रिक्वायर्ड क्या है? डिजायर्ड डीएनए चाहिए जिसकी हमें कॉपीज बनानी है. प्राइमर्स हमें लगेंगे फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगेगा जो कि हम टैग पॉलीमरेज लेते हैं बिकॉज ये थर्मोस्टेबल होता है. फ्री डीएनटीपीज लगेंगे एंड फ्यू नेसेसरी आयॉन्स लगेंगे. मेन 3 स्टेप्स है डीनेचरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन. एक्सटेंशन का ही दूसरा नाम पॉलीमराइजेशन है. अब ये 3 स्टेप्स क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. तो ये देखो हमारा डिजायर्ड डीएनए है. इसमें हमने टेम्परेचर दे दिया पहले ही स्टेप में 95 डिग्री सेल्सियस जिसमें डीनेचरेशन हो गया. यहाँ के हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टूट चुका 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में. सेकेंड स्टेप इज एनिलिंग जिसमें ये देखो प्राइमर फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर जुड़ जाते हैं एट 3 प्राइम एंड. इसे हम एनिलिंग कहते हैं. इसमें टेम्परेचर थोड़ा सा रिड्यूस किया जाता है. एंड लास्ट स्टेप इज एक्सटेंशन जिसमें डीएनए पॉलीमरेज जो कि टैग पॉलीमरेज होता है वो अटैच होता है एंड देन फ्री डीएनटीपीज को लेके वो एक्सटेंशन इस तरह से करवाता है. इस तरह से आगे बढ़ेगा
इसमें टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन और ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन. अब इससे क्या हुआ, एक डीएनए स्ट्रैंड से एक साइकिल के बाद 2 डीएनए स्ट्रैंड्स बन गए. 2 डीएनए स्ट्रैंड से दूसरी साइकिल के बाद 4 डीएनए स्ट्रैंड्स बनेंगे, 4 के बाद 8 डीएनए स्ट्रैंड्स बनेंगे एंड सो ऑन. सो हाउ डू वी कैलकुलेट? 2 raised to n इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, वेयर n इज नंबर ऑफ साइकिल्स. आप कितनी साइकिल्स परफॉर्म करते हो तो कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. पीसीआर इज एब्सोल्युटली टेम्परेचर डिपेंडेंट. आपने देखा होगा तीनों स्टेप्स में अलग अलग टेम्परेचर दिए थे एंड वो नेसेसरी थे टू इन ऑर्डर टू परफॉर्म दैट प्रोसेस. हेंस पीसीआर साइकिल को हम थर्मल साइकिल्स भी कहते हैं बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर्स. पीसीआर के एप्लीकेशन क्या है? तो हम लोग बेटा मॉडर्न मेथड्स पढ़ रहे फॉर अर्ली डायग्नोसिस. सो ये अर्ली डायग्नोसिस में हमें हेल्प कर सकता है. अर्ली डायग्नोसिस ऑफ पैथोजन, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशन जैसे फिनाइल कीटोन यूरिया हुआ, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हुआ, एड्स हुआ, हेपेटाइटिस हुआ, या अर्ली डायग्नोसिस ऑफ प्लांट पैथोजन, वायरस, वायरॉइड्स देखने के लिए, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इंपॉर्टेंट है फॉरेंसिक साइंस में, एंड पैलियोंटोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट है जो कि हम फॉसिल्स में से डीएनए फ्रैगमेंट्स को रेप्लिकेट करवाते हैं. ये हम सब डिटेल में देख चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में विच आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड. बट हम यहाँ बेसिकली इंटरेस्टेड है इसमें डायग्नोसिस ऑफ पैथोजन बिकॉज हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न मेथड्स जिसमें अर्ली डायग्नोसिस करने में मदद मिलेगी. हम यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे दैट देयर इज वन फैमिली और इस फैमिली में टोटल 4 मेंबर्स है. इन 4 मेंबर्स में से एक मेंबर को HIV पॉजिटिव है वो और उसको एड्स भी हुआ है, बाकी तीनों को नहीं हुआ है. दे आर नॉट HIV पॉजिटिव, बट इन तीनों को हम कह सकते हैं दे आर सस्पेक्टेड पेशेंट्स. मतलब फैमिली में किसी एक को है तो बाकी तीनों को भी होने की संभावनाएं है. तो इनके कुछ कुछ महीनों में टेस्ट किए जाते हैं. उस टेस्ट में हम लोग पैथोजन कोई भी एनी टाइप ऑफ डिफरेंट डीएनए हमें मिला, लेट्स से हमें कोई भी पैथोजन का डीएनए सैंपल मिला तो वो डीएनए सैंपल हम लोग कलेक्ट करते हैं एंड हम लोग इसको पीसीआर को रन करवाते हैं. नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट इज पीसीआर में जो हम प्राइमर यूज करते हैं ये हमने बनाए हैं और हम इन प्राइमर को ऐसे बनाते हैं दैट दे विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू HIV स्ट्रैंड, टू HIV's जीनोम. सो लेट्स से हमने इस डीएनए को जो पैथोजन का था, हमें नहीं पता अभी कौन सा पैथोजन है, कोई भी रैंडम पैथोजन भी हो सकता है. पीसीआर में अगर हमने रन किया तो इस डीएनए का पहला स्टेप जो कि डीनेचरेशन तो हो जाएगा. सेकेंड स्टेप एनिलिंग जिसमें प्राइमर जुड़ता है. एनिलिंग स्टेप तभी होगा जब ये डीएनए HIV का है क्योंकि हमने प्राइमर तो कॉम्प्लीमेंट्री बनाया है. प्राइमर तभी जुड़ पाएगा अगर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मिलेगा एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड किसका होगा? HIV का होगा. अगर HIV का है डीएनए तो प्राइमर अटैच होगा तो एनिलिंग होगा एंड देन एक्सटेंशन भी होगा. सो इफ पीसीआर रन्स दैट शोज कि प्रोबेबली इन तीनों में से भी किसी को अब HIV पॉजिटिव के चांसेस है या HIV वायरस आ चुका है. बट अगर एनिलिंग स्टेप ही नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि शायद ये डीएनए कोई और पैथोजन का था बट हम प्राइमर तो HIV पैथोजन के अगेंस्ट बनाए थे, तो ये वाला प्राइमर तो अटैच ही नहीं हो पाएगा इस वाले डीएनए से. एंड इफ वो अटैच नहीं हो पाया देयर इज नो एनिलिंग स्टेप एंड इफ देयर इज नो एनिलिंग स्टेप देयर इज नो एक्सटेंशन स्टेप ऑल्सो. सो इफ पीसीआर डू नॉट रन दैट शोज दैट दे आर HIV नेगेटिव. इससे हम लोग अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं और उस फैमिली मेंबर्स के रिमेनिंग मेंबर्स को हम बचा सकते हैं इस जानलेवा डिजीज से. नेक्स्ट मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस वाज अलाइजा. अलाइजा का फुल फॉर्म ही है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. नाम ही बोल रहा है बेटा कुछ तो, एंजाइम से लिंक्ड होगा एक इम्यूनो मतलब एंटीबॉडी, सॉर्बेंट एसे मतलब एक प्रोसीजर. ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ये एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन या इंटरैक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है. कैसे? वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल, डोंट वरी. इसमें पैथोजन डिटेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस of antigen or antibody which is against that antigen, helps in inspection of disease or infection, and this is done using 96 well micro titer plate. यहाँ देखो ये कांच की प्लेट दिख रही है, इसमें छोटे छोटे वेल्स है, टोटल 96 वेल्स होते हैं और ये माइक्रो पाइपेट्स है जिसकी मदद से हम लोग सैंपल लोड करेंगे.
मैं यहाँ पे आपको एक वेल बहुत ज़्यादा जूम व्यू में दिखा रही हूँ एंड बड़ा सा दिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ एक वेल है और यहाँ एक दूसरा वेल है, फाइन। यहाँ हम लोग समझेंगे कि हम लोग पेशेंट, देर आर टू पेशेंट्स, पेशेंट ए एंड पेशेंट बी, इन दोनों का हमने सीरम कलेक्ट किया। ऑफ कोर्स ब्लड कलेक्ट किया, ब्लड में से हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करके सीरम को सेपरेट आउट किया एंड देन सीरम कलेक्ट करके हमने उस सीरम को पोर कर दिया। अब इस सीरम के अंदर अगर उनके पास वो पैथोजन प्रेजेंट है तो उनके अंदर एंटीजेंस होंगे एंड हमने इन वेल्स को इस तरह से बनाई है कि वो पैथोजन जो है, लेट्स से HIV टेस्ट करना है हमें, पैथोजन जो है वो अडेयर हो जाएगा या एड्सॉर्ब हो जाएगा टू द वॉल ऑफ दी वेल। तो यहाँ पे लेट्स से ए पेशेंट के सीरम में पैथोजन था तो ये वॉल पे चिपक गया, बी के सीरम में भी पैथोजेंस थे बट नॉट ऑफ HIV, सम अदर पैथोजेंस थे, तो ये वॉल पे नहीं चिपकेंगे बिकॉज हमने प्लेट ही ऐसी चूज की थी कि वो बस HIV के पैथोजन को अडेयर करवाने में हेल्प कर सकता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल गिव वॉशिंग स्टेप। अब वॉशिंग स्टेप में क्या होगा, जो अनअडेयर्ड होंगे वो सारे वॉश्ड ऑफ हो जाएंगे। सो यहाँ पे जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, एग्जाम्पल इज ये सारे वॉश ऑफ हो जाएंगे, यहाँ पे ये सारे वॉश ऑफ हो गए हैं, बट ये वाले वॉश ऑफ नहीं हो सकते हैं जस्ट बिकॉज दे आर अडेयर्ड, वो वॉशिंग स्टेप से नहीं निकलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी विल ऐड वन एंटीबॉडी। एंटीबॉडी इस तरह से वाई शेप्ड की होती है। अब इस एंटीबॉडी को हम लोग पोर करेंगे। अब एंटीबॉडी वहीं जाके अटैच होगी ना जहाँ एंटीजन है। सो इंटरेस्टिंगली यहाँ जाके अटैच हो जाएगी एंटीबॉडी, यहाँ पे एंटीबॉडी आएगी बट अटैचमेंट के लिए कुछ नहीं होगा, सो वो ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। इसके बाद दोबारा हम लोग वॉशिंग स्टेप देंगे। अब इस वॉशिंग स्टेप में ये सारे अगेन वॉश ऑफ हो जाएंगे, ये वॉश ऑफ हो गए, बट यहाँ पे कुछ भी वॉश ऑफ नहीं होगा क्योंकि प्रॉपर एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन हो चुका है। नाउ थर्ड थिंग इज वी विल ऐड सेकेंडरी एंटीबॉडी और अ कॉन्जुगेट एंटीबॉडी विच इज अटैच टू एंटीजन। यहाँ पे भी हम लोग इस तरह से एंटीजन, इसीलिए नाम देखो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, एंजाइम से लिंक्ड है इम्यूनो, दैट इज एंटीबॉडी। अब हम इसे ऐड करेंगे यहाँ पर। अब ये एंटीबॉडी जो कॉन्जुगेट एंटीबॉडी या सेकेंडरी एंटीबॉडी, इट गोज एंड बाइंड ओनली विद एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, विच मीन्स यहां जाके वो इस तरह से बाइंड कर जाएगा। इस तरह से बाइंड किया, यहां पे भी वो आया बट बाइंड करने के लिए कुछ मिला ही नहीं। सो अगेन जब हम वॉशिंग स्टेप देंगे उस वॉशिंग स्टेप में ये भी सारे हट जाएंगे बट यहां पे कुछ नहीं हटेगा। नाउ इंटरेस्टिंग इज नाउ वी ऐड अ सबस्ट्रेट विच इज अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। जैसे ही हमने यहाँ सबस्ट्रेट डाला, ये सबस्ट्रेट को ये एंजाइम्स जो है ये एक्टिव हो जाएंगे बिकॉज कॉम्प्लेक्स तैयार हो चुका है। ये एंजाइम्स इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट्स में एंड प्रोडक्ट की वजह से कलर चेंज आएगा। ये कलर चेंज जो दिखता है दैट शोज दिस टेस्ट इज पॉजिटिव। यहाँ सबस्ट्रेट ही रहेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, सो देर इज नो कलर चेंज एंड नो कलर चेंज शोज दिस इज ELISA negative, which means test negative है। So A person is suffering from HIV, B person is not suffering. But ELISA जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, हम कंफर्मेटरी टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉटिंग के लिए ऑफ कोर्स देते हैं। ऐसे ही ये बेसिकली हमने टेस्ट किया है एंटीजन। हम लोग एंटीबॉडीज भी टेस्ट करते हैं। कैसे, क्विकली यहीं देख लो। एक वेल है, इसमें एंटीजन ऑलरेडी अडहेड होता है, हम पेशेंट से नहीं लेते हैं, एंटीजन इज ऑलरेडी अडहेड। पेशेंट, लेट्स से ए पेशेंट है, ए पेशेंट अगर HIV से सफर कर रहा है तो डेफिनेटली उसके इम्यून सिस्टम ने कुछ तो एंटीबॉडीज बनाई होंगी। ये कुछ तो एंटीबॉडीज जो हमको मिली ये हमने ऐड कर दी जो जाके अटैच हो जाएंगी एंड देन हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी बनाई जो कि एंजाइम से लिंक्ड होगी, ये भी जाएगी और ये भी कॉम्प्लेक्स से अटैच हो जाएंगी और अब हम सबस्ट्रेट डालेंगे, इस एंजाइम की मदद से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कलर चेंज दिखेगा दैट शोज पॉजिटिव, कलर चेंज नहीं दिखेगा दैट शोज नेगेटिव।
इससे बेसिकली हमने क्या चेक किया, हमने ये चेक किया एक पेशेंट में या तो एंटीजन का प्रेजेंस है या तो एंटीबॉडी का प्रेजेंस है। अकॉर्डिंगली हम लोग वेल में वैसे चेंजेस लाएंगे। और ऐसे डायरेक्टली रेडीमेड वेल्स या लाइजा की प्लेट मिल जाती है मार्केट से, जहां से हमें खरीद लेनी है। सो इससे कलर चेंज दिखना नहीं दिखना, इससे हमें पता चलेगा वेदर टेस्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ सेम शो किया है मैंने, डायरेक्ट एलाइजा में हमने ये पेशेंट से लिया था, देन डायरेक्टली एंटीबॉडी लगाई जो एंजाइम से अटैच थी। सबस्ट्रेट देखो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे ये एंटीजन इनडायरेक्ट एलाइजा में अटैच था, एंटीबॉडी पेशेंट से लिए, सेकेंडरी एंटीबॉडी विच इज एंजाइम लिंक्ड ये हम डाले हैं, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। सैंडविच एलाइजा में एंटीबॉडी ऑलरेडी अटैच्ड होती है, एंटीजन हम पेशेंट का लेते हैं, देन वापस एंटीबॉडी लेते हैं एंड देन कॉन्जुगेट एंटीबॉडी लेते हैं जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। सो यहाँ पे सैंडविच हो जाता है दो एंटीबॉडीज के बीच में एक एंटीजन, हेंस द नेम इज कॉल्ड एज सैंडविच एलाइजा। अब इसकी मदद से हमने मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर लिया, हमने मॉलिक्यूल को डायग्नोस किया है, वेदर इट इज डीएनए और आरएनए, ऐसे कोई तो मॉलिक्यूल को डायग्नोस किया है। हेंस दिस इज द अर्ली डिटेक्शन, सेकेंड पार्ट विच वॉज एलाइजा। लास्ट एंड थर्ड इज आरडीटी, दैट इज ऑटो रेडियोग्राफी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो लेबल्ड होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप से, एग्जाम्पल हो गया फ्लोरोसेंट मार्कर कोई P32 जैसा, इसे हम अलाउ करते हैं टू हाइब्रिडाइज विद कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन द क्लोन ऑफ सेल्स, एंड इसके बाद हम ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। अगर फोटोग्राफिक फिल्म पे कुछ विजिबल हुआ विच शोज दैट नॉर्मल जीन कैरिंग सेल्स है, अगर विजिबल नहीं हो पाया तो ये म्यूटेंट जीन कैरिंग सेल है, बिकॉज प्रोब के पास कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है म्यूटेंट जीन के अगेंस्ट। इसको अच्छे से समझ लो, यहाँ मैंने जेल दिखाया है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जेल मिल चुका है, हम प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में देख चुके हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या था। डीएनए बेन सेपरेट आउट हो चुके हैं जो हमें दिखे बिकॉज ऑफ इथिडियम ब्रोमाइड डाई एंड अंडर एक्सपोजर अंडर यूवी रेज, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखे थे हमको। अब हमने क्या किया, हमने इसको एक अल्कलाइन मीडियम में डाला, इस जेल को। उस अल्कलाइन मीडियम की वजह से इस जेल के अंदर के, सबसे पहले तो हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं। बेसिकली वेस्टर्न ब्लॉटिंग का मतलब है इसको ट्रांसफर कर देना। वैसे ये डीएनए है, हेंस इट इज कॉल्ड एज सदर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर प्रोटीन ट्रांसफर। ये डीएनए हम डाल रहे हैं टू अ मोर स्टेबल मेम्ब्रेन विच इज नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन, उसे हम सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। एंड सदर्न ब्लॉटिंग हो जाने के बाद हम अल्कलाइन मीडियम में उसको ऐड करके सारे डबल स्ट्रैंडेड को सिंगल स्ट्रैंडेड्स कर देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रोब अटैच करेंगे। प्रोब हमने कैसे लिए, हमने सारे प्रोब्स ऐसे लिए जो हमारे जीन्स के कॉम्प्लीमेंट्री है। सो लेट्स से ये बैंड था, एक बैंड था, ये बैंड था, ये बैंड था, यहाँ एक बैंड था, यहाँ एक बैंड था। हमने नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पे अटैच करने के बाद इसको सिंगल स्ट्रैंडेड किया, तो अब ये ऐसा दिखा हमें सिंगल स्ट्रैंडेड। अब हमने क्या किया, हमने प्रोब खुद बनाए थे जो फ्लोरोसेंट से अटैच थे। सो लेट्स से ये इससे कॉम्प्लीमेंट्री था, यहाँ अटैच हो गया, ये इससे कॉम्प्लीमेंट्री था, यहाँ अटैच हो गया, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री था, अटैच हुआ, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री था, अटैच हुआ। बाकी भी प्रोब्स है बट अटैच नहीं हो पाए, प्रोबेबली उनको कॉम्प्लीमेंट्री रीजन ही नहीं मिला। अब इसके ऊपर हमने फोटोग्राफिक फिल्म लगाई, एक फोटोग्राफिक फिल्म लगाई। सिंस रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो एमिट करेगा लाइट। अब ये फोटोग्राफिक फिल्म जब हम अलग से बाद में देखें, तब जहां जहां लाइट एमिट हुई है वहां इस तरह से डार्कन बैंड्स दिखे। तो यहां दिखा, यहां दिखा, यहां दिखा, यहां दिखा। अब हम इसको नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन से कंपेयर करेंगे। जेल में तो यहाँ 4 थे और यहाँ 2 थे, बट फोटोग्राफिक फिल्म पे यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, विच मीन्स यहाँ का एक गायब है और यहाँ का एक गायब है। सो विजिबल नहीं हो पाया, दैट शोज वो म्यूटेंट जीन था, इसीलिए प्रोब जुड़ नहीं पाया। बट ये सारे विजिबल है, तो विजिबल है मतलब ये नॉर्मल जीन था, इसीलिए प्रोब हमारे अटैच हो पाए। तो नॉर्मल जीन है तो प्रोब अटैच हो जाएंगे, एंड म्यूटेंट जीन है तो प्रोब अटैच नहीं हो पाएंगे, तो वो फोटोग्राफिक फिल्म पे दिखेगा भी नहीं। दिस इज कॉल्ड एज ऑटो रेडियोग्राफी। आई होप द टॉपिक इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट फील्ड इज एग्रीकल्चर। हम ऑलरेडी फर्स्ट फील्ड देख चुके हैं मेडिसिन्स, दूसरी फील्ड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एंड तीसरी फील्ड है एग्रीकल्चर। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। अब एग्रीकल्चर क्या है, तो एक ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था।
ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब बाढ़ आ गई थी, इतना क्रॉप, इतना प्लांटेशन ग्रो करने में आया था, उसकी बाढ़ आ गई थी। नॉर्मन अर्नस्ट बोरलग, ये फादर है ग्रीन रिवॉल्यूशन के, उन्होंने कुछ टेक्निक्स यूज की। टेक्निक्स क्या है? उन्होंने इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया, जिससे हाई यील्डिंग क्रॉप्स मिलने लगे हमें। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस उन्होंने बेटर लाई एंड उन्होंने एग्रोकेमिकल्स यूज किए। अब इससे फूड प्रोडक्शन जो है वो 3 गुना इम्प्रोवाइज तो हो गया। इसमें 3 मेथड्स भी यूज किए गए थे जिससे फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा। जैसे एग्रोकेमिकल यूज किए तो एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स है, बट एज वी ऑल नो फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर हजार्डियस टू एनवायरमेंट। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी स्टार्ट करने में आई थी, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स यूज करने में आए थे जो हार्मफुल नहीं होंगे एनवायरमेंट के लिए, बट दे आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। इसीलिए उसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर भी इम्प्लाई करने में आया था। ये 3 मेथड्स भी यूज की गई थी टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। लेकिन इनमें हिंड्रेंसेस थे। हिंड्रेंसेस ये थे कि ये सब कुछ इतना महंगा था कि फार्मर्स जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के अफोर्ड ही नहीं कर सकते इतने एक्सपेंसिव एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल्स एक्सपेंसिव के साथ हजार्डियस भी इन्वायरमेंट के लिए। एंड हायर यील्डिंग वैरायटीज जो क्रॉप्स की है, ये हमें सिंपल हमारी जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स है या कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स है उसकी मदद से नहीं मिलेंगे। उसके लिए हमें स्पेशल टेक्निक्स चाहिए, मॉडर्न टेक्निक्स चाहिए जो हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। ये सारे हिंड्रेंसेस थे एग्रीकल्चर फील्ड में। इसीलिए हम लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स से क्रॉपिंग या प्लांटिंग या एग्रीकल्चर फील्ड में एनहांसमेंट लाए। सो ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, ट्रांसजेनिक इसीलिए इनको कहा जाता है बिकॉज ट्रांस स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, जेनिक स्टैंड्स फॉर जीन्स। उनकी जीन्स ट्रांसफॉर्म करने में आई थी, हेंस कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। ये इन्हीं को कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, GMOs। ट्रांसजेनिक मीन्स विच कंटेन्स जीन्स ऑफ सम अदर ऑर्गेनिज्म, और उन ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे ट्रांसजीन। अब ये GMOs, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है वो 3 प्रकार के हैं, प्लांट्स, माइक्रोब्स एंड एनिमल्स। GMPs stands for genetically modified plants, GMM stands for genetically modified microbes and GMA stands for genetically modified animals. अब GMPs में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड है जो कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स है, जस्ट बिकॉज हम लोग फील्ड एग्रीकल्चर देख रहे हैं। GMPs खत्म हो जाने के बाद हमारी फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर भी खत्म हो जाएगा, बट सिंस यहाँ हम इंट्रोड्यूस किए हैं 2 टर्म्स GMMs एंड GMAs, हम ये भी देख लेंगे जस्ट बिकॉज वी हैव इंट्रोड्यूस दिस वर्ड्स। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स या ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बेनिफिट समझ लो। तो इनका अबायोटिक स्ट्रेस से टॉलरेंस इंक्रीज हुआ। नाउ व्हाट आर अबायोटिक स्ट्रेसेस? ड्राउट होना, सनलाइट होना, एक्सट्रीम ठंड होना या एक्सेस ज़्यादा पानी होना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा या बहुत कम होना, pH वेरिएबल होना, जो भी नॉन लिविंग स्ट्रेसेस है इन्हें हम अबायोटिक स्ट्रेसेस कहते हैं। उनसे उनका टॉलरेंस इंक्रीज हुआ, एनहांस हुआ, इनके डिपेंडेंस एग्रोकेमिकल से रिड्यूस हो गई, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो भी होता था ये रिड्यूस होने में लग गया, प्लांट को हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू मिलने लग गई एंड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल अपटेक प्लांट का बढ़ते गया, और सॉइल फर्टिलिटी लॉस भी प्रिवेंट करने में आया या रिड्यूस करने में आया। ये सारे बेनिफिट्स थे GMPs के, जिन प्लांट्स को हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया वो इस तरह से बनते गए। नाउ विल टेक वन एग्जांपल, BT कॉटन, दैट इज अ फर्स्ट एग्जांपल। हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, कॉटन एक प्लांट है, उसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड कैसे बनाया? सॉइल बैक्टीरिया जो है उसका नाम है बैसिलस थ्रुएनजिएंसिस। इस बैसिलस थ्रुएनजिएंसिस के पास एक जीन है जिसका नाम है क्राई जीन। यहाँ क्राई मतलब रोना नहीं है, हियर क्राई स्टैंड्स फॉर क्रिस्टलाइन बिकॉज इट प्रोड्यूसेस क्रिस्टलाइन प्रोटीन। तो क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनाने वाली जीन का नाम हम लोग क्राई जीन दिए। क्राई जीन जो है वो क्राई प्रोटीन बनाती है जो कि है क्रिस्टलाइन प्रोटीन। अब इससे हमने कॉटन को कैसे बचाया? हाउ डिड वी मेक कॉटन एज ट्रांसजेनिक प्लांट? लेट्स अंडरस्टैंड द स्टोरी फर्स्ट। यहाँ मैंने राइट साइड में एक डायग्राम अटैच किया है। ये देखो एक कॉटन प्लांट है जिस पे एक इंसेक्ट आता था, इस कॉटन प्लांट पे अटैक करता था, कॉटन प्लांट को पूरा तहस नहस कर देता था,
नॉर्मली कॉटन प्लांट ऐसे ग्रो करता था, बट इंसेक्ट के इन्फेक्शन से कॉटन प्लांट की क्वालिटी देखो, वो पूरा मुरझा जाता था, कॉटन कुछ रहता ही नहीं था, फार्मर्स कुछ एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाते थे, पूरी खेती वेस्ट चली जाती थी, कॉटन मिलता ही नहीं था। इस चक्कर में कितने इंडियन फार्मर्स सुसाइड भी किए, क्योंकि उनको उनका प्रॉपर प्रॉफिट जो मिलना चाहिए था वो मिला ही नहीं, बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ पेस्ट्स। इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने सोचा क्यों नहीं, अब इस पे फार्मर ऑफ कोर्स पेस्टिसाइड्स छिड़क सकते थे, बट पेस्टिसाइड्स बहुत महंगे हैं। अनदर पार्ट, पेस्टिसाइड्स एनवायरमेंट को भी इतना खराब कर रहे थे, सॉइल क्वालिटी को भी खराब कर रहे थे। फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स इतने भी अमीर नहीं होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते ये चीजें। इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग कुछ एक मिडवे निकाले। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने इस कॉटन प्लांट को ही पेस्टिसाइड बना दिया, अलग से पेस्टिसाइड छिड़कने की रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई। कॉटन प्लांट इटसेल्फ इज एक्टिंग लाइक अ पेस्टिसाइड। कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड। सो आई विल राइट डाउन ओवर हियर, ये डायग्राम तो दिया है बहुत अच्छे से, बट आई विल मेक इट एक्सप्लेन सम अदर वे। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थ्रुएनजिएंसिस। ये बैसिलस थ्रुएनजिएंसिस के पास एक जीन है, राइट, क्राई जीन। अब ये क्राई जीन है, वो उस इंसेक्ट के लिए हजार्डियस है, जो इंसेक्ट इस कॉटन प्लांट को तहस नहस कर रहा था। तो हमने क्या किया, हमने डिजायर्ड जीन, ये क्राई जीन ले लिया एज डिजायर्ड जीन। ऑफ कोर्स उस क्राई जीन का हमने cDNA बनवा लिया। इस cDNA को हमने वेक्टर के साथ जोड़ के हमने होस्ट प्लांट में डाला, एंड आवर होस्ट प्लांट वाज ऑफ कोर्स कॉटन प्लांट। अब कॉटन प्लांट के लीफ में जाके ये क्राई जीन क्राई प्रोटीन बनाने लग गया, जो कि टॉक्सिक होता है। बट ये कॉटन प्लांट के लिए टॉक्सिक नहीं होता है, बिकॉज ये क्राई प्रोटीन को टॉक्सिसिटी के लिए अल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है, और कॉटन प्लांट वो प्रोवाइड नहीं करता है। अब यहाँ ये इंसेक्ट आया, इसने इस लीफ को खाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही उसने इस लीफ को खाना स्टार्ट किया, वो लीफ के साथ क्राई प्रोटीन भी तो खा लिया, और इंसेक्ट के मिडगट में अल्कलाइन मीडियम मिल जाता है, जहां पे ये क्राई प्रोटीन जो प्रोटॉक्सिन फॉर्म में था, ये टॉक्सिन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज उसको अल्कलाइन मीडियम मिल गया। वो मिडगट एपिथेलियल लाइनिंग में पोर्स क्रिएट करना लग जाता है, और उसका पूरा का पूरा स्टमक जो कि मिडगट है फाड़ देता है, जिससे इंसेक्ट मर जाता है। अब प्लांट ने खुद ने इंसेक्ट को मार दिया। सो प्लांट खुद एक इंसेक्टिसाइड बन चुका है या पेस्टिसाइड बन चुका है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, जीन को इंड्यूस करके। ये देखो बैसिलस थ्रुएनजिएंसिस की ये जीन थी, क्राई जीन। उस क्राई जीन को हमने निकाला, ये कॉटन सेल्स है, कॉटन प्लांट के सेल्स, उसके अंदर हमने इन्फ्यूज किया, कॉटन सेल्स में ये सारी क्राई जीन आ गई। अब ये टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन इनकॉर्पोरेट किए कॉटन सीड में, डेवलप इनटू होल कॉटन प्लांट। कॉटन बॉलवर्म इंसेक्ट को क्रॉस मारा है, मतलब ये खा नहीं सकता बिकॉज इसके अंदर टॉक्सिन प्रोड्यूस है, और ये टॉक्सिन की वजह से कॉटन बॉलवर्म मर जाएगा। दिस इज हाउ इंटरेस्टिंग इट इज, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड, डिजायर्ड जीन क्या थी हमारी, क्राई जीन थी, जिसको हमने बैसिलस थ्रुएनजिएंसिस से एक्सट्रैक्ट आउट किया। अब इस कॉटन प्लांट को किसने बचाया, इस जीन में बचाया। तो इस जीन को हमने किससे लिया, बैसिलस थ्रुएनजिएंसिस को। इसीलिए हमने कॉटन प्लांट के नाम के आगे बीटी लगा दिया। बीटी स्टैंड्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी, नो नॉट एट ऑल, इट स्टैंड्स फॉर बैसिलस थ्रुएनजिएंसिस, क्योंकि इसकी मदद से वो कॉटन प्लांट बच गया। तो उसने उसको रेस्पेक्ट देने के चक्कर में उसका नाम हमने कॉटन की जगह बीटी कॉटन कर दिया। बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस थ्रुएनजिएंसिस। वेक्टर हमने टीआई प्लाज्मिड लिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से। होस्ट सेल कॉटन प्लांट खुद था, अब कॉटन प्लांट ट्रांसजेनिक प्लांट बन जाएगा या जीएमपी बन जाएगा। नाउ कॉटन प्लांट प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स विच आर स्टोर्ड इन लीफ बट as in the form of protoxins, and whenever it is eaten by insects, प्रोटॉक्सिन एक्टिव बन जाएगा अल्कलाइन पीएच ऑफ गट ऑफ इंसेक्ट की वजह से, एंड वो पोर्स क्रिएट कर देगा मिडगट एपिथेलियल सेल्स में, जिससे स्टार्विंग डेथ होगी ऑर्गेनिज्म की। क्राई 1AC एंड क्राई 2AB इस नाम की जीन्स होती है जो कॉटन में हम इंट्रोड्यूस करते हैं, और हमें प्रोटेक्शन मिलता है कॉटन बॉलवर्म से। जबकि क्राई 1AB नाम की जीन जो है वो हम कॉर्न में इंट्रोड्यूस करते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कॉर्न और स्टेम बोरर। अब कॉर्न के अंदर डालेंगे तो उस कॉर्न प्लांट को हम बीटी कॉर्न कहेंगे। इसी तरह से हमने काफी सारे प्लांट्स बनाए बीटी कॉटन के जैसे,
बीटी ब्रिंजल, बीटी मेज, बीटी टोमेटो, बीटी राइस, बीटी सोयाबीन एंड एक्सेट्रा। बीटी टॉक्सिन अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स के लिए होता है। लेपिडोप्टेरेंस में सारे टबैको, बर्डवॉर्म एंड आर्मीवॉर्म आते हैं। कोलियोप्टेरेंस में सारे बीटल्स कैटेगरी आ जाती है। डिप्टेरेंस में सारे फ्लाइज एंड मस्कीटोज की कैटेगरी आ जाती है। जिस तरह से बीटी कॉटन बनाया गया वैसे ही प्रोटीन रिच पोटैटो बनाए गए। एज यू गाइज ऑलरेडी नो दैट प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो लो कैलोरीज के होते हैं एंड मसल डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट होते हैं। बट पोटैटोज जो है दोज आर वेरी रिच इन कार्ब्स, राइट। कार्ब्स बहुत ज़्यादा कैलोरीज देते हैं, जिससे ओबेसिटी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। बट सभी को कार्ब्स खाना बहुत पसंद है, बिकॉज अल्टीमेटली उसका जब ब्रेकडाउन होता है, मोनोमर्स जो होते हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, शुगर्स होते हैं, राइट। सो हमने क्या किया, पोटैटोज खाओ बट उसके अंदर हमने प्रोटीन भी डाल दिया। सो व्हाट डिड वी डू हियर, हमने प्रोटीन प्रोड्यूसिंग जीन लिया एज डिजायर्ड जीन, वेक्टर के साथ जोड़ा एंड होस्ट पोटैटो में इंट्रोड्यूस किया। अब ये जो भी पोटैटो बनेगा उसके अंदर ऑफ कोर्स कार्ब्स तो होंगे, बट साथ में अच्छा खासा प्रोटीन कंटेंट भी होगा। इस तरह से हमने प्रोटीन रिच पोटैटोज बनाए। हमने विटामिन ए रिच राइस भी बनाया, बेयर एंड इनगो ने बनाया था इनको, उसे गोल्डन राइस भी कहा जाता है। अब इसमें हमने क्या किया, डिजायर्ड जीन बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन था, बिकॉज वी ऑल नो बीटा कैरोटीन ही विटामिन ए बनाता है। इसका डोनर कौन है, डैफोडिल या तो कैरेट होता है। वेक्टर टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम लिए, बिकॉज वी ऑल नो दैट प्लांट का मोस्ट कॉमन वेक्टर इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, जो डाइकॉट प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है बाय रूट नॉट डिजीज से। होस्ट सेल जो है क्राउन गॉल डिजीज से भी। होस्ट सेल हमने राइस लिया, राइस को मोराइजा सटाइवा कहते हैं। एज सुन एज जैसे ही हमने होस्ट सेल के अंदर ये आरडीएनए डाला, वो ट्रांसजेनिक राइस बन गया। सिंस वी ऑल नो दैट बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन एक येलो कलर देगा, एंड येलो कलर जब धूप में होता है वो चमकता है, वो इट अपीयर्स लाइक गोल्डन। सो ये ग्रेन सारी येलो कलर की थी, बट धूप में वो चमकती थी, इसलिए गोल्डन कलर दिखता था, हेंस द नेम वाज गिवन एज गोल्डन राइस। Grains of rice are yellow due to beta carotene, but under the sunlight it appears golden. Vitamin A rich rice plus iron rich भी हमने इनको बनाया था। इस तरह से हमने उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इंक्रीज की। हमने हिरुडिन प्रोड्यूसिंग ब्रेसिका नप्यूस भी बनाया, जो कि प्लांट है ब्रेसिका नप्यूस। इसमें डिजायर्ड जीन हिरुडिन प्रोड्यूसिंग जीन था। एज वी ऑल नो हिरुडिन इज एंटीकोआगुलेंट, जो कि लीच में प्रेजेंट होता है, लीच के बेसिकली सलाइवा में। यू ऑल नो दैट लीच जो है वो ब्लड सकिंग होती है, राइट। बट उसने जैसे ही ब्लड सक किया, ब्लड तो क्लॉट हो सकता है, तो वो ब्लड क्लॉट ना हो इसीलिए उसके लीच के सलाइवा में हिरुडिन होता है, जो उस ब्लड को अनक्लॉट फॉर्म में रखता है। सो शायद हमें कोई मेडिकल फील्ड में अनक्लॉटिंग फैक्टर रिक्वायर्ड हो सकता है। तो व्हाट डिड वी डू, हमने लीच में से हिरुडिन प्रोड्यूसिंग जीन को एक्सट्रैक्ट किया, वेक्टर टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन की मदद से उसको होस्ट सेल ब्रेसिका नप्यूज में डाला। अब ये हिरुडिन बना, वो उसके सीड्स में स्टोर हुआ, जिसका हमने डाउनस्ट्रीम प्रोसेस किया एंड उसको उन पेशेंट्स को दिया जिनको एंटीकोगुलेंट की रिक्वायरमेंट थी। इस तरह से हमने प्लांट के सीड्स में से एक मेडिसिन निकाला। सो दिस इज द एग्जाम्पल विच बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर, which also belongs to medicine field, क्योंकि हमने medicine extract किए but from agricultural plant. Hence this is the only example which can belong to both the categories. Now next, अब तक हम ये चारों जो examples देखे थे, इसमें ये basic चीज थी, एक desired gene ले लो, वेक्टर के साथ जोड़ दो और होस्ट में डालो। ये वही 3 टूल्स है बेटा जो हम प्रीवियस चैप्टर प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में पढ़े थे। डिजायर्ड जीन को वेक्टर के साथ जोड़ो, वेक्टर के साथ उसको होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दो। होस्ट जो है वो हमें ट्रांसफॉर्मेंट चाहिए और रिकॉम्बिनेंट चाहिए, उसको हम बायोरिएक्टर में डालेंगे, देन डाउनस्ट्रीम प्रोसेस करके प्रोडक्ट कलेक्ट कर लेंगे। ये पूरा का पूरा चीज़ हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, उसी रिलेटेड ये 4 एग्जाम्पल्स थे। बट अब जो अपकमिंग एग्जाम्पल्स है एग्रीकल्चर फील्ड में, ये इसके रिलेटेड नहीं, उसके लिए हमें एक अलग टेक्निक पढ़नी पड़ेगी, और उस टेक्निक का नाम है RNAi, दैट इज RNA इंटरफियरेंस टेक्निक, या सेंस एंटीसेंस mRNA टेक्निक भी इसको कहा जाता है, या mRNA साइलेंसिंग टेक्निक भी इसको कहा जाता है। देयर आर मल्टीपल नेम्स गिवन टू दिस। यहाँ तक हम जहाँ तक पढ़े क्विकली इतना रिवाइज करो, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है
RNAi के लिए फ्रेश माइंड चाहिए. टेक अ 5 minutes break and then come back to learn this particular concept, that is RNAi. Take 5 minutes of break.